नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिभा एग्री सक्सेस पॉइंट का यूट्यूब चैनल। आज अपनी जो क्लास है वो कृषि विज्ञान की क्लास है और इस क्लास के अंदर अपन जेट आईसीआर और बीएचयू के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो 50 क्वेश्चनों की बात करेंगे अपन। और 50 क्वेश्चनों के अंदर इतना डीपली वगैरह, और दूसरी बात ये है कि अपन विस्तार से देखेंगे और जानेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं और आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण किस प्रकार से हो सकते हैं। तो इसीलिए आप इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो के माध्यम से भी आप पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि डिजिटल ज़माना है तो अपने को डिजिटल पढ़ाई करनी है दोस्तों, ठीक है। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करके अपन क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन उसके बारे में बात करेंगे अपन। और पहला क्वेश्चन अपना क्या है, किसके बारे में है, तो सब कुछ अपन इस प्रकार से जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन अपना ये है कि जो गर्भित पशुओं को अलग से सांद्रित पदार्थ खिलाना कहलाता है। जो गर्भित पशु जो है उनको अलग से जो सांद्रित पदार्थ जो खिलाते हैं ना अपन, उनको क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो अपने को बताना है दोस्तों। तो इसका जो आंसर अपने को बताना है कि ऑप्शन तो ए है अपना कि पिल्सिंग कहेंगे इसको, या गिल्सिंग कहेंगे, या पिका कहेंगे, या कलिंगा कहेंगे। तो इसका आंसर अपने जो ये है पल्सिंग जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पल्सिंग कहते हैं जो गर्भित पशु जो होते हैं, पशुओं को अलग से जो सांद्रित खिलाते हैं अपन, तो उसको पल्सिंग कहते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गाय की कौन सी नस्ल है जो लोला के नाम से जानते हैं। और क्वेश्चन अपना यह है कि गाय की कौन सी नस्ल को लोला के उपनाम से जाना जाता है दोस्तों। लोला के नाम से कि कौन सी गाय की एक नस्ल है जो उसको जाना जाता है। तो ऑप्शन अपना यह है कि हरियाणवी, ऑप्शन बी राठी, ऑप्शन सी कांग्रेस, ऑप्शन डी साहिवाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साहिवाल हो जाएगा दोस्तों। साहिवाल जो गाय है उसको लोला के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपना यह है कि बुटायरोमीटर का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है दोस्तों। बुटायरोमीटर का जो प्रयोग है वो किसकी जांच के लिए किया जाता है। अपना ऑप्शंस है अपेक्षित घनत्व नापने के लिए, वसा प्रतिशत नापने के लिए, दुग्ध मिलावट नापने के लिए, या लैक्टोज के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वसा प्रतिशत नापने के लिए बुटायरोमीटर का उपयोग या प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। देख लेते हैं एक बार और कि वसा ज्ञात करने के लिए बुटायरोमीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यह है कि भेड़ के शरीर का रंग सफ़ेद परंतु आँखों के चारों ओर भूरे रंग का घेरा किस नस्ल की विशेषता है दोस्तों। तो अपने को बताना है इसके बारे में। तो ऑप्शन अपना यह है कि चोकला, ऑप्शन बी मगरा, ऑप्शन सी मेवाड़ी, ऑप्शन डी मारवाड़ी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, मगरा जो है ना उसकी विशेषता है। जो मगरा नस्ल की जो भेड़ है ना उसकी विशेषता ये है कि शरीर का रंग तो सफ़ेद है परंतु आँखों के चारों ओर भूरे रंग का घेरा बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यह है कि वसा की सबसे अधिक मात्रा किस दूध में पाई जाती है। तो वसा जो है उसकी सबसे अधिक जो मात्रा है वो किस दूध के अंदर पाई जाती है दोस्तों, है ना। तो अपने को इसका आंसर अपने को बताना है दोस्तों। तो अपना पहला आंसर ये है, पहला ऑप्शन ये है कि फर्स्ट मिल्क के लिए, या मिडिल मिल्क के लिए, या फोर मिल्क के लिए, या स्ट्रिप मिल्क के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मिडिल मिल्क जो होता है ना उसके लिए उसका जो है वो सही उत्तर है, क्योंकि जैसे वसा की जो मात्रा है सबसे अधिक इस दूध के अंदर पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। सबसे अधिक जो वसा की जो मात्रा है वो इस दूध के अंदर पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि गाय के ताज़े दूध का पीएच मान कितना होता है, या गाय की जो ताज़ा दूध होता है उसका जो पीएच मान है वो कितना होता है, ये अपने को बताना है दोस्तों, ठीक है। तो अपना ऑप्शन है कि 6.5 से 6.7, ऑप्शन बी 6.7 से 6.9, ऑप्शन सी 6.9 से 7.1, और ऑप्शन डी है
6.1 से 6.3। तो अपने को इसका सही उत्तर बताना दोस्तों, ठीक है। तो अपना सही जो उत्तर है वो ये है ऑप्शन ए। 6.5 से 6.7 जो पीएच मान है वो गाय के ताजे दूध का पीएच मान होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अपना ये है कि विश्व में गाय की कौन सी नस्ल का दुग्ध काल सबसे लंबा होता है दोस्तों। गाय की जो नस्ल है उसके अंदर अपने को ये बताना है कि विश्व के अंदर कौन सी गाय ऐसी है जिसका दूध काल जो है वो सबसे लंबा होता है। तो अपने को अपना जो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए अपना होल्स्टीन फ्रीजन, ऑप्शन बी साहिवाल, ऑप्शन सी ब्राउन स्विस और ऑप्शन डी जर्सी। तो इसका जो सही उत्तर है अपने को ये बताना है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब स्टेशन समझ में आ रहा होगा और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी है जर्सी जो गाय है ना, विश्व में गाय की जो नस्ल है ना विश्व के अंदर जर्सी गाय की, उसका जो दूध काल है ना वो सबसे लंबा होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन कि कौन सी बीमारी गोधन प्लेग के रूप में जानी जाती है दोस्तों। कौन सी बीमारी गोधन प्लेग के रूप में जानी जाती है, इसके बारे में अपने को सही उत्तर बताना दोस्तों। तो अपना ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है खुरपका मुंहपका, ऑप्शन बी है पशु प्लेग रिंडरपेस्ट और ऑप्शन सी है एंथ्रेक्स और ऑप्शन डी है लंगड़ा। तो अपने को सही उत्तर बताना दोस्तों। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो एंथ्रेक्स हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। और दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप अपना जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर लिख दीजिएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछना है कृषि विज्ञान के संबंधित या और विषय के माध्यम से भी या और विषय के बारे में भी, तो आप अपना जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर लिख दीजिएगा, उसमें आपको सही उत्तर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बेझिझक आराम से पूछिएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना उसके अंदर आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो उस जो मोबाइल नंबर है उस पर अपना हाय लिख के और अपना नाम लिख के भेज दीजिएगा और उसमें लिख दीजिएगा कि मेरे को नोट्स चाहिए, तो आपको नोट्स भी प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों और आप PDF निकलवा लेना कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है। जो विश्व में गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है ना उसके बारे में अपने को बताना है दोस्तों। इसके बारे में अपने को सही से बताना है कि ऑप्शन ए जर्सी, ऑप्शन बी ब्राउन स्विस, ऑप्शन सी होल्स्टीन फ्रीजन और ऑप्शन डी कांग्रेस, है ना। तो कांग्रेस के बारे में बताना अपने को या फिर बाद में अपने को सही उत्तर के बारे में बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए अपने, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जो होल्स्टीन फ्रीजन है ना दोस्तों, ये जो गाय की सबसे भारी नस्ल है दोस्तों, ठीक है। सबसे भारी जो नस्ल है वो होल्स्टीन फ्रीजन जो नस्ल है ना वो है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन ये है कि गाय के किस ब्यात में सबसे अधिक दूध का उत्पादन होता है दोस्तों। जो गाय का जो कौन सा ब्यात है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है दूध का जो उत्पादन होता है दोस्तों। अपना जो ऑप्शन दे रखे अपन ने 4, ऑप्शन ए की बात करते हैं 2 से 3 और ऑप्शन बी 3 से 4, ऑप्शन सी 4 से 5 और ऑप्शन डी 5 से 6। मतलब गाय है ना वो कितने ब्यात की हो जाएगी, है ना, तब जो दूध है उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो 3 से 4 ब्यात की जो गाय होती है ना उसका जो दूध के जो उत्पादन होता है वो सबसे अधिक होता है दोस्तों, ठीक है। अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, गाय का दूध निकालने की क्रिया कितने समय में पूर्ण कर लेनी चाहिए दोस्तों। बिल्कुल अपने 11वीं 12वीं किताब के अंदर भी लिखा हुआ है ये चीज़ें सारी, सब कुछ ये जो क्वेश्चंस बने हैं वो सभी उसी माध्यम से बने हैं जिस माध्यम से आप अगर किसी भी प्रकार की जो तैयारी कर रहे हो जेट ICAR BHU और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तो आप अपना आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो अपने को बताना है इसके अंदर। तो अपना ऑप्शन ए है 3 से 5 मिनट और ऑप्शन बी 5 से 7 मिनट, ऑप्शन सी 10 मिनट और ऑप्शन डी है 11 से 13 मिनट। तो इसका सही उत्तर अपने को बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 से 7 मिनट का जो समय है अपने को दूध निकालने में लगाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल जल्दी अपने को दूध निकालना चाहिए क्योंकि टाइम कम होना चाहिए अपने पास। मतलब टाइम तो बहुत है वैसे, लेकिन टाइम दूध निकालते समय बहुत कम टाइम लेना चाहिए और जल्दी दूध निकाल देना चाहिए दोस्तों, ठीक है, पशुओं का। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट है कि मुर्गियों में चेचक रोग का
कारण है या कारक है। तो चेचक जो रोग होता है ना मुर्गियों के अंदर, उसका क्या कारक है ना। तो रोग कारक कौन सा है, तो उसके बारे में अपने को बताना है कि जीवाणु है, विषाणु है, कवक है या परजीवी है। तो उसके बारे में अपने को सही से अच्छा से बताना है अपने को दिस। ठीक है दोस्तों। तो अब इसका जो उत्तर सही हो जाएगा अपने पास, विषाणु जो है उसके कारण जो मुर्गियों में चेचक के जो रोग है उसका कारण विषाणु के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, विषाणु के कारण इसका मुर्गियों के अंदर चेचक रोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, गाय की गिर नस्ल मुख्यतया पाई जाती है। जो गाय की जो गिर नस्ल है ना, मुख्यतः कहाँ पे पाई जाती है उसके बारे में अपने को बताना है। तो ऑप्शन अपना ए राजस्थान तथा गुजरात के अंदर, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में, ऑप्शन सी पंजाब तथा हरियाणा में, और ऑप्शन डी है दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के अंदर। तो अपने को सही से उत्तर बताना है और अपना जो सही उत्तर हो जाएगा वो राजस्थान तथा गुजरात के अंदर जो है ना गिर गाय जो है मुख्य रूप से पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि कार्बोलिक एसिड यानी अम्ल है ना, एक है, क्या है ये। एक तो ये तो ऑप्शन ए है उत्तेजक है, ऑप्शन बी कृमिनाशक है, ऑप्शन सी जीवाणु रोधक है, ऑप्शन डी विरेचक है। तो अपने को बताना इसका राइट आंसर दोस्तों। तो इसका सही उत्तर बताने के लिए अपने को आपसे पूछ रहा हूँ मैं, इसका सही उत्तर बताओगे आप। तो इसका जो सही उत्तर है वो जीवाणु रोधक है दोस्तों। ठीक है, जीवाणु रोधक जो है वो है इसका राइट आंसर। जो कार्बोलिक एसिड जो होता है ना वो एक जीवाणु रोधक है दोस्तों। ठीक है, जीवाणु को मार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं की आयु ज्ञात करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। जो पशुओं की जो आयु ज्ञात करते हैं ना अपन, उसका सही तरीका कौन सा है। तो अपना ऑप्शन ए है दांतों को देखकर, ऑप्शन बी शरीर के आकार से, ऑप्शन सी दूध उत्पादन से, और ऑप्शन डी सींगों को देखकर। तो जो सर्वोत्तम तरीका कौन सा है वो अपने को सही उत्तर बताना है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन जो है वो अच्छा लग रहा होगा और ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दांतों को देखकर अपन पशु की जो आयु है वो अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। सींगों द्वारा इसलिए नहीं, इसलिए यह भी तरीका अच्छा है, लेकिन बात यह है कि सर्वोत्तम इसलिए नहीं है क्योंकि सींग कभी भी टूट भी सकते हैं दोस्तों, है ना। कभी कभार क्या है कि पशुओं के अंदर लड़ाई हो जाती है तो बहुत सारे जो जानवर है वो सींग टूट जाते हैं उनके, है ना। तो इसीलिए, और कुछ बार क्या होता है कि सींगों को बिल्कुल हटा भी देते हैं, है ना। तो इसीलिए अपने को जो दांत जो है ना, दांतों के द्वारा अपन आयु ज्ञात कर सकते हैं और आयु आराम से दांतों के द्वारा देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट अपना ये है कि खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा होता है ना। खुरपका मुंहपका जो रोग है ना वो किसके द्वारा होता है, इसका सही उत्तर बताना अपने को। अपना ऑप्शन है जीवाणु के कारण, ऑप्शन बी विषाणु के कारण, और ऑप्शन सी कवक के कारण, और ऑप्शन डी है परजीवी के कारण, है ना। तो इसका जो सही उत्तर जो है ना वो सही उत्तर क्या है, विषाणु के जो कारण है ना, विषाणु के कारण खुरपका मुंहपका रोग हो जाता है दोस्तों। ठीक है, खुरपका मुंहपका रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई पशु है ना, उसका जो मुंह है ना वहाँ पे भी कुछ छाले वगैरह दिखाई देते हैं, और खुर है ना, ये जो खुर होते हैं ना उसके बीच में यहाँ पे पक जाता है और यहाँ पे कीड़े पड़ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की मेरिनो भेड़ की किस नस्ल को कहते हैं। जो भारत की जो मेरिनो भेड़ है किस नस्ल को कहते हैं, है ना। तो किसको कहते हैं मेरिनो, है ना, उसके बारे में अपने को बताना है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन अपना ये है कि मेरिनो, ऑप्शन बी चोकला, ऑप्शन सी हिसार लेड, और ऑप्शन डी नाली, है ना। तो इसका जो सही उत्तर है अपने को बताना है और इसका सही उत्तर है चोकला जो है ना, चोकला भेड़, उसको कहते हैं भारत की मेरिनो, है ना। मेरिनो भेड़ ऐसी है कि उसकी विशेषता बहुत अच्छी है, इसीलिए इसको जो अपनी भारत की जो मेरी चोकला जो भेड़ है ना उसको मेरिनो की संज्ञा दी गई है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि राजस्थान प्रदेश की जीडीपी में पशुपालन का कितना योगदान है ना। राजस्थान की जो जीडीपी है ना उसके अंदर पशुपालन का कितना योगदान है वो अपने को बताना है। इसका सही उत्तर अपने को बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं आपके सामने। तो ऑप्शन ए अपना ये है कि औसतन 13%, ऑप्शन बी औसतन 7%, और औसतन 19%, या इनमें से कोई नहीं। तो अपने को इसका सही उत्तर बताना है दोस्तों।
ठीक है ना। तो सही उत्तर बताओगे आप, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेशन जो है वो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो साथी मेरे से जुड़े हुए हैं वो है ना इस सेशन को एक बार लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा बहुत ज़्यादा मोटिवेट बढ़ता है दोस्तों। तो जो औसतन है जो 13% जो है वो इसका सही उत्तर है कि राजस्थान में जीडीपी का पशुपालन में 13% योगदान है दोस्तों। 13% योगदान जो है वो राजस्थान में जीडीपी में पशुपालन का है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, प्रजनन व उपयोग का विज्ञान कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, प्रजनन व उपयोग का विज्ञान किसे कहते हैं, है ना। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं अपन ने, और 4 ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे अपन। ऑप्शन ए अपना एनिमिज्म, ऑप्शन बी वेटनरी साइंस, ऑप्शन सी एनिमल हस्बेंड्री और ऑप्शन डी डेयरी विज्ञान, है ना। तो उम्मीद करता हूँ मेरे जो साथी जुड़े हुए हैं उनको सब कुछ समझ में आ ही रहा होगा। तो ऑप्शन सी है एनिमल हस्बेंड्री जो है ना, उसके अंदर अपने को जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, प्रजनन व जो और उपयोग, ये सारा कुछ इसके अंदर किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर ही सब कुछ ये किया जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट की। नेक्स्ट अपना ये है कि अर्का अनुपा किसकी एक प्रजाति है? अर्का अनुपमा, अर्का अनुपमा सॉरी, इसकी प्रजाति है ना। तो किसकी किस्म है ये, इसके बारे में अपने को बताना है दोस्तों। तो अपना ऑप्शन ए है पालक, ऑप्शन बी चौलाई, ऑप्शन सी चुकंदर और ऑप्शन डी मटर। तो इसमें से राइट आंसर अपने को बताना है। और अर्का जो अनुपमा है वो पालक की एक किस्म है दोस्तों। ठीक है, पालक की एक किस्म है वो अर्का अनुपमा है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। फ्रेंच बीन या किडनी बीन का वानस्पतिक नाम क्या है? फ्रेंच बीन या किडनी बीन का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है दोस्तों? ठीक है, इसके बारे में अपने को बताना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है फेलियोलस वल्गेरिस, फेलियोलस वल्गेरिस। ठीक है, फेलियोलस वल्गेरिस फ्रेंच बीन या किडनी बीन का वानस्पतिक नाम है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। आगे है गणेश कार्तिक किस फल की उन्नतशील किस्म है दोस्तों? गणेश कार्तिक जो है वो किस फल की उन्नतशील किस्म है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर अपने को बताना है दोस्तों। ठीक है, इसका सही उत्तर बताओगे आप, और उम्मीद करता हूँ मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको ये सेशन समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन ए है बेर, ऑप्शन बी आंवला, ऑप्शन सी अनार, ऑप्शन डी पपीता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेर की जो एक किस्म है वो गणेश कार्तिक के रूप में के नाम से है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नींबू फलों में एक्जेंथिया रोग का कारण कौन सा है ना। एक्जेंथिया कारण जो रोग हो जाता है नींबू के अंदर, नींबू फल के अंदर ना, तो इसका कारण कौन सा है? तो ऑप्शन अपना ए है बी की विटामिन मतलब बी की कमी से, या बोरोन की कमी से, या फिर बाद में एन की कमी से, या सी की कमी से, या एमएन की कमी से। तो इसका राइट आंसर अपने को अच्छे से बताना है। और इसका जो सही उत्तर होगा ये सी की कमी से, है ना। सी की कमी से नींबू में एक्टेंजिया रोग का कारण है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यह है कि बोर्डो मिश्रण की खोज P.A. मिलार्ड ने 1882 में फ्रांस में की, जिसका प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है दोस्तों? इसका सही उत्तर अपने को बताना है। अंगूर, सेव अंगूर का, ये इसके बारे में अपने को बताना है दोस्तों। ठीक है, जो बोर्डो मिश्रण जो होता है ना उसके बारे में अपने को सही उत्तर बताना है दोस्तों। जो बोर्डो मिश्रण है किस प्रकार से होता है, क्या होता है, इसके बारे में अपने को बताना है। तो बोर्डो मिश्रण की जो खोज जो है वो 1882 के अंदर की गई थी दोस्तों। और ये अंगूर का जो प्लाज्मोपारा विटिकोला रोग जो होता है ना, अंगूर के अंदर प्लाज्मोपोरा विटिकोला रोग जो होता है ना, उसका जो रोकथाम जो है ना, ये इसके अंदर किया जाता है दोस्तों। बोर्डो मिश्रण से इसकी जो रोकथाम है वो की जाती है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। मेटाजीनिया प्रक्रिया किस फल वृक्ष में से संबंधित है दोस्तों? मेटाजीनिया प्रक्रिया किस फल वृक्ष से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर अपने को बताना है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ मेरे साथी जुड़े हुए उनको समझ में आ ही गया होगा। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा खजूर जो है
उसके उससे संबंधित है दोस्तों। मेटाजिया प्रक्रिया खजूर वृक्ष से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी सब्जी मुख्यतया, है ना, कौन सी सब्जी ऐसी है कि मुख्यतया हरित गृह के अंदर सफलतापूर्वक उगाई जाती है दोस्तों। हरित गृह कहते हैं दोस्तों, किसको कहते हैं आपको पता ही होगा, ग्रीन हाउस जो होता है ना, उसको कहते हैं। ठीक है, तो कौन सी सब्जी जो है वो उगाई जाती है दोस्तों इसके अंदर, है ना। तो इसका ऑप्शन है तरबूज, ऑप्शन बी खरबूज, ऑप्शन सी खीरा, ऑप्शन डी परवल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा खीरा जो है ना वो अच्छे से उगाई जा सकती है हरित गृह के अंदर दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं कि वेजिटेबल फार्मिंग, यानी वेजिटेबल है यहाँ पे, वेजिटेबल फार्मिंग का तात्पर्य है दोस्तों, है ना। वेजिटेबल फार्मिंग का तात्पर्य क्या है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपना बेमौसम में सब्जी उगाना, ऑप्शन बी ऑप्शन बी है जो बिना मिट्टी के सब्जी उगाना, ऑप्शन सी हरित गृह में सब्जी उगाना, और ऑप्शन डी है मरुस्थल में सब्जी उगाना दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही उत्तर अपने को बताना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो अपन बताएंगे, और उम्मीद करता हूँ मेरे साथ जुड़े हुए मेरे से उनको समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिटेबल फार्मिंग जो करते हैं अपन, वो बिना मौसम के भी अपन सब्जी उगा सकते हैं और अपना जो उत्पादन है उसमें वृद्धि कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बेमौसम सब्जी उगाना ये वेजिटेबल फार्मिंग कहलाता है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि 1 हेक्टेयर में टमाटर की पौध लगाने के लिए नर्सरी में कितने क्षेत्रफल पर बीज बोना चाहिए दोस्तों। अगर अपने को टमाटर की कृषि करनी है और टमाटर की जो नर्सरी तैयार करनी है अपने को, है ना, तो उसके लिए कितना के अपने को उगाना चाहिए और कितना एरिया अपन कवर करेंगे और किस माध्यम से अपन कवर करेंगे, तभी अपना जो है वो सब्जी उगा सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए अपने को इसमें देखना है कि ऑप्शन ए है 225 वर्ग मीटर, या ऑप्शन बी 425 वर्ग मीटर, ऑप्शन सी 625 वर्ग मीटर, और ऑप्शन डी 825 वर्ग मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 225 वर्ग मीटर, इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगर अपन 225 वर्ग मीटर की एक क्यारी तैयार करेंगे दोस्तों, और फिर बाद में उसके अंदर अपने को 1 हेक्टेयर के लिए अपने को नर्सरी के जो पौधे हैं उसकी आवश्यकता होगी दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि फल परीक्षण में सोडियम बेंजोएट की कितनी मात्रा प्रयोग की जाती है दोस्तों। जो फल परीक्षण में सोडियम बेंजोएट की कितनी मात्रा प्रयोग में ली जाती है दोस्तों, या प्रयोग में की जाती है दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस है 0.01 से 0.5%, ऑप्शन बी 0.06 से 0.10%, और आगे हैं ऑप्शन सी 1.10 से 1.50%, आगे है ऑप्शन डी 1.60 से 2.0%। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 0.06 से 0.10% तक अपन जो है सोडियम बेंजोएट की मात्रा डाल सकते हैं फल परीक्षण के लिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि खरबूज की कौन सी किस्म W29, है ना, आगे क्रॉस इनटू हरा मधु के संकरण से निकली गई है दोस्तों, है ना। W29 और हरा मधु के संकरण से कौन सी जो खरबूजा की कौन सी किस्म है जो वो निकाली गई है दोस्तों, उसका जो अपने को सही उत्तर बताना है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन अपना ये ए है पूसा रसदार, और आगे है दोस्तों ऑप्शन बी अर्का राजहंस, और ऑप्शन सी है पंजाब रसीला, और ऑप्शन डी है दुर्गापुरा मधु। तो अपने को सही उत्तर है पंजाब रसीला जो है ना वो निकाली गई है इन दोनों के क्रॉस से दोस्तों। ठीक है, W29 इंटू हरा मधु के संकरण से पंजाब रसीला किस्म निकली गई है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का जो रासायनिक सूत्र है वो कौन सा है, उसके बारे में अपने को बताना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा K2H2O7, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका जो सूत्र है K2H2O7, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, और इसका सूत्र भी यही है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि बसरा डवार्फ और अमृत सागर किसकी किस्म है।
बसरे डवार्फ और अमृत सागर किसकी किस्म है? तो ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी अमरूद, ऑप्शन डी अंगूर। तो इसका सही उत्तर अपने को बताना है दोस्तों, ठीक है। इसका जो सही उत्तर है अपन बताएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे जो साथी जुड़े हुए हैं उनसे कि आपको ये जो सेशन है वो सब कुछ अच्छा समझ में आ ही रहेगा दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा केला की जो किस्म है बसरा डबर और अमृत सागर, इसकी केला की किस्म है दोस्तों। केला की ये दोनों किस्में केला की है दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अंगूर का प्रमुख रोग है। तो अंगूर का जो प्रमुख रोग कौन सा है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो ऑप्शन ए मिल्ड्यू, ऑप्शन बी उखट्टा, ऑप्शन सी एंथ्रेनोस, ऑप्शन डी पत्ती धब्बा। तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो मिल्ड्यू जो है अंगूर का प्रमुख रोग है दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना कब हुई है दोस्तों? राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना कब हुई है? इसका ऑप्शन है 2005 से 2006, ऑप्शन बी है 2006 से 2007, ऑप्शन सी 2014 से 15, ऑप्शन डी 2015 से 16। तो इसका सही उत्तर अपने को बताना है, और इसका सही उत्तर है वो 2005 से 2006 के अंदर राष्ट्रीय बागवानी मिशन की जो स्थापना हुई है दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? सॉरी अंतर्राष्ट्रीय उद्यान विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है उसके बारे में अपने को बताना है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी इटली, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अपना जो सही उत्तर है वो अपने को बताना है, और सही उत्तर अपना ये है कि ब्राज़ील के अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय उद्यान विज्ञान संस्थान जो है ब्राज़ील के अंदर है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे अधिक है ना फलों का जो उत्पादन है कौन से राज्य में है? फलों है यहाँ पे है ना, सबसे अधिक फलों का उत्पादन कौन से राज्य में होता है, ठीक है। इसका सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर अपना ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, है ना। तो इसका सही उत्तर अपने को अच्छे से बताना है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे अधिक जो फलों का जो उत्पादन है वो महाराष्ट्र के अंदर होता है दोस्तों। महाराष्ट्र के अंदर सबसे अधिक फलों का जो है उत्पादन होता है दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं दिसंबर अप्रैल माह में कौन से फल की उपलब्धता सबसे अधिक होती है? दिसंबर अप्रैल माह में सबसे कौन से फल की जो उपलब्धता है वो सबसे अधिक होती है दोस्तों? अब देख लो आप सीज़न के माध्यम से अभी जो सेशन चल रहा है ये यही सेशन चल रहा है। आपको पता होगा कि बाज़ार के अंदर अपने को अपन जाते हैं कहीं पे भी तो अपने को कौन सा क्या फिर फल मिलता है आपने भी देखा होगा और सोचा भी होगा कि कौन सा फल मिला होगा दोस्तों, है ना। तो आपको पता है तो जो अपना ऑप्शन है अंगूर, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी अमरूद और ऑप्शन डी मौसमी, है ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो अंगूर है दोस्तों, है ना। आप देख लेना कभी भी कि अंगूर जो है वो दिसंबर से अप्रैल माह के अंदर सबसे ज़्यादा उपलब्धता होती है दोस्तों इस फल की। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कौन सा फल वर्ष भर उपलब्ध नहीं रहता दोस्तों? ऐसा कौन सा फल है जो वर्ष भर उपलब्ध नहीं रहता है, ठीक है, उसके बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो और अपना जो ऑप्शन है उसके माध्यम से आप बताओगे, और अपना ऑप्शन है कौन सा जो फल है वो वर्ष भर उपलब्ध नहीं रहता है। तो ऑप्शन अपना ये है केला, अनार, अमरूद और आम। तो इसके अंदर अपना सही उत्तर हो जाएगा आम, क्योंकि आपने देखा होगा मैंगो के बारे में बहुत सारे प्रचार भी आते हैं, टीवी के अंदर एड भी आता है ना। तो देखा ही होगा आपने कि आम माजा के बारे में देखते हैं कि पूरे वर्ष भर नहीं रहता, उनकी अपन फ्रूट या जूस पी सकते हैं, है ना। तो देखा होगा ना, तो इसलिए आम जो है ना वो वर्ष भर उपलब्ध नहीं रहता है दोस्तों, ये सीजन के अनुसार ही उपलब्ध रहता है दोस्तों, ठीक है, सीजन के अनुसार। नेक्स्ट बात करते हैं कि गाजर घास, है ना, गाजर घास जो है ना पार्थेनियम पादप, ठीक है ना, उसकी रोकथाम कैसे करते हैं अपन, है ना, किस प्रकार से अपन रोकथाम करते हैं इसके बारे में अपने को बताना है दोस्तों। गाजर घास की रोकथाम किस प्रकार से की जाती है ना। तो इसका सही उत्तर अपने को बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही है जो जाइगोग्रामा बाइकोलाटा ना उसके अनुसार अपन इसकी जो रोकथाम कर सकते हैं, ये जैविक है दोस्तों, ठीक है। जाइकोग्रामा बाइकोलाटा ये गाजर घास की रोकथाम के लिए उपयुक्त में की जाती है दोस्तों, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका टाइम ख़राब नहीं कर रहे हैं दोस्तों, और बिल्कुल ये जो सेशन है बहुत अच्छा है, और आप इसमें से ये जो क्वेश्चंस है इनमें से ये क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। और दूसरी बात ये कि बेहद बहुत जो मेहनत करके ये तैयार किए हैं दोस्तों, और आपको इसका जो आंसर अपने को अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करना दोस्तों। अपनी कॉपी में नोट्स को बनाएं, उसके अंदर ये क्वेश्चंस को जो आंसर वगैरह लिखें, क्योंकि ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं कि किस फल में रेटिंग महत्वपूर्ण क्रिया होती है। जो रेटिंग की जो क्रिया है किस फसल के अंदर करते हैं दोस्तों, सॉरी किस फसल के अंदर करते हैं रेटिंग की क्रिया, है ना। तो ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी तंबाकू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जूट के अंदर जो है ना रेटिंग की क्रिया करते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है कि जैविक मृदा में जैविक पदार्थों की मात्रा जो है वो कितनी होती है दोस्तों, उसका अपने को बताना है। जैविक मृदा में जैविक पदार्थों की जो मात्रा कितनी होती है उसके बारे में अपने को बताना है। तो अपना ऑप्शन है 20% से अधिक, या 10 से 20%, या 5 से 10%, या ऑप्शन डी 5% से कम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20% से अधिक जो है वो जैविक पदार्थों की मात्रा जैविक मृदा के अंदर होती है दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष में की गई है दोस्तों, ठीक है। इसका सही उत्तर अपने को बताना है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ मेरे साथी है उनको ये समझ में आ ही रहा होगा दोस्तों, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष में की गई है दोस्तों। अच्छे से पढ़े क्वेश्चन को, क्योंकि आप जो सोच रहे हो, कोई क्या सोच रहे हो, आपको पता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई है ना। तो इसके ऑप्शंस है 1929 के अंदर, और ऑप्शन बी है 1947 के अंदर, ऑप्शन सी है 1955 के अंदर, और ऑप्शन डी है 1905 के अंदर। तो अपने को सही उत्तर अपने को बताना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरे साथी जो है वो अच्छा दिखाई रहे होंगे या बता ही रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपन बता देते हैं। 1929 के अंदर जो है ना इसकी स्थापना की गई है दोस्तों। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 के अंदर की गई है दोस्तों, ठीक है। फिर आपको पता भी होगा कि बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त भी हो गई थी बिल्डिंग वगैरह ना, वही बात है ना। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट अपना ये है कि लेगी मोग्लोबिन को कौन सा तत्व पाया जाता है। लेगी मोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर अपने को बताना है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है जो कोबाल्ट जो है ना उसके अंदर ये पाया जाता है दोस्तों। कोबाल्ट जो है ना, ये पोषक तत्व कोबाल्ट जो है ना वो पाया जाता है इसके अंदर, है ना, लेगी मोग्लोबिन के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं उड़द की बरखा किस्म की पकाव अवधि कितनी है। जो उड़द की जो बरखा किस्म है ना वो कितने दिन के अंदर पक जाती है उसके बारे में अपने को बताना है। तो अपना ऑप्शन है 60 से 70 दिन, ऑप्शन बी 70 से 80 दिन, ऑप्शन सी 80 से 90 दिन, ऑप्शन डी 90 से 100 दिन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 70 से 80 दिन के अंदर जो है वो बरखा किस्म जो है वो पक जाती है दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है कि मूंगफली प्लस अरहर प्लस गन्ना की शस्य घनता कितनी है दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में अपने को इसका आंसर बताना है दोस्तों अपने को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे साथी जो जुड़े हुए हैं उनको ये सेशन समझ में आ रहा होगा दोस्तों, है ना। तो इसका जो सही उत्तर है अपन बताते हैं आपको, और इसकी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, और उसके बारे में आपको जो है ये उत्तर बता दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, करते हैं बात। और इसमें क्या है कि जो शस्य घनता का मतलब ये है कि जैसे 50% जो है वो मूंगफली मानते हैं अपन, 50% है ना, और 50% अरहर, और 50% ही गन्ना। क्योंकि मूंगफली जो है ना वो अपन बोते हैं कि इसी खेत के अंदर, फिर अरहर बोते हैं दूसरे सीज़न के अंदर, है ना। और जो सेकंड जो अगला सीज़न जो होता है ना वो गन्ना बोते हैं अपन। तो इसके बारे में अपने को अच्छे से बताना दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो सबसे जो घनता जो होती है 50% को अगर अपन प्लस करेंगे अपन, क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर, तो 150 हो जाएगा दोस्तों। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 150 है दोस्तों, ठीक है। 150 इसका सही उत्तर है दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन।
तो इसकी जो सबसे गहनता जो है वो 150 होती है दोस्तों, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। 50 50 50 को अपन प्लस कर लेंगे और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 150 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं जो फलों पर मोइला व रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम करते हैं, किससे करते हैं अपन, इसकी रोकथाम किस प्रकार से करते हैं अपन। तो अपने जो कौन सी दवाई है उसके माध्यम से अपन इसका जो प्रयोग करते हैं और फिर बाद में इसकी रोकथाम हो जाती है। तो अपना ऑप्शन है जो है बी ऑप्शन अपना सही उत्तर हो जाएगा। और जो रोगोर जो दवा होती है ना उसका जो अपन स्प्रे करते हैं और रस चूसने वाले कीट और जो मोइला है उसकी रोकथाम इसके द्वारा हो जाती है दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट की। नेक्स्ट है कि सफ़ेद टेक कौन से बीज पर लगा होता है दोस्तों, है ना। सफ़ेद जो टैग है वो कौन से बीज के ऊपर लगा होता है, उसका आंसर अपने को बताना है दोस्तों, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये जो सब क्वेश्चन जो है वो पढ़े हुए हैं अपन ने, है ना। तो अपना ऑप्शन ए है मूल केंद्रक बीज, ऑप्शन बी आधार बीज, ऑप्शन सी पंजीकृत बीज, ऑप्शन डी प्रमाणित बीज। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा आधार बीज जो है ना उसके ऊपर जो है सफ़ेद रंग का टैग लगा होता है दोस्तों, ठीक है। अपन ने इन बीजों के बारे में बहुत बार पढ़ा है वैसे, लेकिन अपने को बिल्कुल सटीक आंसर देना है भाई सफ़ेद रंग का टैग किस पे लगा होता है, तो अपने को अच्छे से आंसर देना है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा उर्वरक बुआई के साथ दिया जाता है। अपन जो बुआई करते हैं ना उसके साथ में कौन सा उर्वरक अपने को मिला के दिया जाता है दोस्तों। आपने देखा होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर किसान जो है ना वो एक सीड ड्रिल की जो पेटी होती है ना उसके अंदर पहले बीज और खाद दोनों को मिला के फिर बाद के अंदर उर्वरक है ना, उर्वरक दोनों को मिला के फिर बाद में उस पेटी में डालते हैं सीड ड्रिल मशीन के पेटी के अंदर। तो आपने देखा होगा कि जो डीएपी जो उर्वरक है ना डीएपी उर्वरक डीएपी खाद उसको जो है मिलाया जाता है दोस्तों, और डीएपी खाद को बीज के साथ में बुआई करते हैं दोस्तों, ठीक है। बीज के साथ में मिला के बीजों की बुआई करते हैं डीएपी को मिला के, ठीक है। अपना जो सही उत्तर हो जाएगा डीएपी हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं कि गन्ने के टुकड़ों को गर्म पानी से उपचारित किया जाता है क्योंकि यह सुषुप्तावस्था को तोड़ता है, यह अंकुरण बढ़ जाता है, यह बीज जनित रोगों को नियंत्रित करता है और यह सुक्रोज व ग्लूकोज में रूपांतरण बढ़ाता है दोस्तों। तो अपने को इसका सही उत्तर बताना है। तो अपना जो सही उत्तर है ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यह बीज जनित रोगों को नियंत्रित करता है दोस्तों। अगर आपने देखा होगा दोस्तों कि जैसे अपन गर्म पानी जैसे अपन अपनी मानवीय शरीर की अगर बात करते हैं, अगर अपन भी गर्म पानी पिएंगे तो अपने जो कीटाणु हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए गर्म में पानी में जो टुकड़े जो होते हैं गन्ने के उसके अंदर उपचारित करके फिर बाद में इसको बुआई के लिए काम में लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इससे क्या होता है कि जो बीज जनित जो रोग जो होता है वो नियंत्रित हो जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि आपेक्षिक खरपतवार कौन सा है ना, तो उसके बारे में अपने को बताना है उसका सही आंसर। तो खेत में उसी फसल का पौधा परंतु प्रजाति दूसरी, ऑप्शन बी किसी फसल में अन्य फसल का पौधा, ऑप्शन सी फसल के खेत में मौसमी जो खरपतवार होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है अपने को अच्छे से बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है खेत में उसी फसल का पौधा परंतु उसकी जो प्रजाति है वो दूसरी होती है, उसे कहते हैं अपेक्षिक खरपतवार, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कि दो मुख्य फसलों के बीच में एक कम समय वाली फसल कहलाती है। जो दो मुख्य फसल अपन ने बो रखी है ना, और उसके बीच के अंदर अपन ने कम समय वाली फसल बो देती है ना, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों। तो उसका सही उत्तर बताना है अपने को। अपना ऑप्शन है नकदी फसल, ऑप्शन बी ग्राही फसल, ऑप्शन सी सह फसल, ऑप्शन डी पास फसल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राही फसल, ठीक है। जो ग्राही फसल है वो कहेंगे दोस्तों। दो मुख्य जो फसल है उसके बीच में एक कम समय वाली फसल बो देते हैं, और इससे क्या होता है जो किसान जो है ना वो ये जो मुख्य फसल का जो ये तो उत्पादन होगा वो थोड़ा टाइम के बाद में होगा, लेकिन इसका जो उत्पादन वो थोड़ा पहले हो जाएगा। तो इसलिए किसान जो अपना जो खर्चा है वो अच्छे से चला सकता है और वो ग्राहकों को बेच सकता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए ग्राही फसल कहते हैं इसको। नेक्स्ट बात करते हैं आलू में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी है ना। तो ऑप्शन ए कंद बनते समय, ऑप्शन बी 25% कंद बनते समय, ऑप्शन सी स्टोन नल बनते समय, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 25% कंद बनते समय आलू में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था मानी जाती है दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं धनिया सोयाबीन
कौन से शस्य जलवायु खंड में सर्वाधिक होता है दोस्तों? धनिया, सोयाबीन, कौन से जलवायु खंड, जो अपना जो राजस्थान है ना, है ना, तो उसके अंदर जलवायु खंड कितने हैं आपको पता होना चाहिए। 15 जलवायु खंड है इसके अंदर, सॉरी 10 जलवायु खंड है, सॉरी राजस्थान के अंदर 10 जलवायु खंड है और भारत के अंदर जो है ना, भारत के अंदर 15 जलवायु खंड है दोस्तों। ठीक है, तो अब 10 जलवायु खंड है राजस्थान के अंदर, तो कौन कौन से जिले के अंदर कौन कौन से खंड के अंदर कौन कौन से ज़िले रखे गए हैं उसके बारे में अपने को नॉलेज होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए। तो अपना जो धनिया और सोयाबीन आपको पता हो कौन से खंड में आ सकता है, तो कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़ जो है ना उसके अंदर आता है दोस्तों। पाँचवें वाला जो जलवायु खंड है ना, 5 नंबर का, उसके अंदर ये धनिया सोयाबीन की कृषि अच्छे से की जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये सर्वाधिक यहाँ पर की जाती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करें कि पीएचसी का व्यापारिक नाम क्या है। जब पीएचसी है ना, उसका व्यापारिक नाम क्या है? व्यापारिक नाम का मतलब ये है कि पीएचसी के माध्यम से तो प्रोडक्ट होता है, लेकिन इसको बेचते हैं अपन, तो व्यापारिक नाम से बेचते हैं। आपको भी पता है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी देखते हैं, अपन गाँव के अंदर भी एक भी आदमी होता है, उसका भी 2 नाम होते हैं। ठीक है, उसी माध्यम से है। तो पीएचसी है ना, उसका जो ये व्यापारिक नाम है गेमेक्सिन जो है ना, गेमेक्सिन उसका व्यापारिक नाम गेमेक्सिन है, पीएचसी का व्यापारिक नाम गेमेक्सिन है दोस्तों। आगे बात करते हैं मार्कोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है। तो मार्कोनी जो गेहूं है ना अपने, उनके वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ट्रिटिकम ड्यूरियम है दोस्तों। ठीक है, ट्रिटिकम ड्यूरियम इसका मार्कोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए गेहूँ ना अलग अलग प्रकार के होते हैं और अपने भारत के अंदर किस प्रकार से बुआई करते हैं आपको पता होगा, कि इसलिए मार्कोनी गेहूँ की जो प्रजाति है उसको अगर अपन भारत के अंदर बुआई करते हैं दोस्तों अधिकतर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि कौन सी संस्था किसानों की संस्था है। ठीक है, ऐसी कौन सी संस्था है जो किसानों की संस्था है? ठीक है, उसके बारे में अपने को बात करनी है अच्छे से। तो इंडोगल्फ या ICAR या एग्रो या इफ्को, ये 4 ऑप्शन दिए हैं अपन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ICAR जो है ना, वो किसानों की संस्था है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। एजोला एक एग्रो नाइट्रोजन जैव उर्वरक है जो सहजीवी संबंध रखती है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फर्न और नील हरित शैवाल के माध्यम से ये संबंध रखती है दोस्तों। ठीक है, इसका उत्तर ये हो जाएगा दोस्तों अपन ने आज 50 क्वेश्चनों के बारे में बात करी है और 50 ही क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। और ये जो वीडियो, इसको लाइक करना अपने को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ, वहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी वीडियो आपके साथ में आते रहेंगे, और अच्छे से पढ़ना इसको और अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करना दोस्तों। ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।